हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली है क्या, इसके बारे में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ के बारे में, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, जो कि हमारा ओटी का भी सिलेबस कह सकते हैं। ओटी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस है और कुछ फार्मेसी में भी इसका रोल होता है। तो ये मतलब फार्मेसी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस ओटी टेक्नीशियन वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में मैं पहले एक ओवरव्यू दूंगी कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। ओके, बेसिकली पहले हमें ये पता होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी है क्या, देन हम उसके बाद डिटेल में देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम कह सकते हैं ऐसे लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप हम उन्हें नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि हम पहले से पढ़ते आए हुए हैं, 9th-10th में हमने पढ़ा है कि जो हमारे कह सकते हैं अर्थ पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी, वो एक सिंगल सेल से हुई है। यानी कि पहले सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते थे, ना कि हम लोगों की तरह ह्यूमंस और एनिमल्स थे, ना ही प्लांट्स थे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती गई, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल वाले ऑर्गेनिज्म बनते गए। तो जो हमारे वन सिंगल सेल वाले होते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक या फिर हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो सिंगल सेल से बने होते हैं। प्लस उनमें जो न्यूक्लियस होता है उनका वेल डेवलप नहीं होता है। ओके, लेकिन जो हमारे वेल डेवलप्ड हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है वो हमारे यूकैरियोट्स कहलाते हैं। बेसिकली यहाँ पे लेक्चर में मैंने ये चीज़ शो नहीं करी है, बट मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में हम किस तरह की स्टडी करते हैं। तो हमारे जो सिंगल सेल या फिर हम बोल सकते हैं एक सेल से ज़्यादा वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि ये धीरे धीरे डेवलप हुए। अब हम बात करें वायरस की, वायरस क्या है हमारा, हम उसे सेल भी नहीं कह सकते, वो सेल की कैटेगरी में भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वायरस जो है वो हमारा क्या है, हम कह सकते हैं वो मतलब जब तक वो लिविंग बींग्स के बाहर आउटसाइड रहेगा, यानी किसी सरफेस पे है, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर रहेगा, तो वो उस कंडीशन में एक पाउडर जैसा बिहेव करेगा, यानी कि बिल्कुल भी लाइव नहीं रहेगा। जैसे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाता है, एंटर करता है, तो उस केस में वो बिल्कुल ही लाइव ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है, यानी अपना इफेक्ट देता है। पर वो ऐसा करता क्या है, वो हमारी बॉडी में जाता है और हमारे ही सेल की मशीनरी को यूज़ करके अपने डीएनए को कॉपी करवाता है, आरएनए की कॉपी करवाता है और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है। तो उसी तरीके से हमारे बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया भी हमारा क्या है, वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसी वजह से वो हमें ईजिली नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। फंगाई हमारा क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल से ज़्यादा वाले ऑर्गेनिज्म हैं ये। ठीक है, प्रोटिस्टा भी हमारा इसी तरीके से है। दीज आर द ऑर्गेनिज्म वी विल बी फोकसिंग ऑन। अब इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। आर एन एक्सट्रीमली डाइवर्स ग्रुप फाउंड इन वर्चुअली ऑल द प्लैनेट्स एनवायरमेंट। क्या ये जो ग्रुप है इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्या ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप में पाया जाता है, यानी कि और भी यहाँ पे जैसे कि बोला गया वर्चुअली ऑल द प्लैनेट्स एनवायरमेंट, यानी कि हम देखेंगे इनका कितना बड़ा ग्रुप है और किस तरीके से ये पूरे प्लैनेट पे स्प्रेड है हमारे एनवायरमेंट में। अगर इन वास्ट नंबर, एक तो ये हमारे ऐसे होते हैं कि बहुत ही वास्ट नंबर में, यानी बहुत ही ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। इनका जो साइज़ होता है वो भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग इनका साइज़ भी होता है। कैन बी ए सेलुलर, जैसे कि ए सेलुलर यानी कि इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता। ए सेलुलर का मीन्स हो गया कंप्लीट सेल नहीं बना होता है, जैसे कि फंगाई हो गए। सेलुलर हमारे एक सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये हमारे सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर और सेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। सेलुलर फॉर्म्स कैन बी प्रोकैरियोट, जो सेलुलर फॉर्म होगा वो प्रोकैरियोट होगा और यूकैरियोट भी हो सकता है, प्रोटिस्टा एंड द फंगाई।
अभी जैसा मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स हमारे क्या होते हैं, प्रीवियस पुराने टाइप के सेल जो कि जिनका न्यूक्लियस और भी बाकी चीज़ें वेल डेवलप नहीं होती हैं, बट हमारी जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, सेल होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। उनमें और भी सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें वेल डेवलप होती हैं। ओके, यूनिसेलुलर और फॉर्म्स कॉलोनीज ऑफ द सिमिलर सेल्स आर मेड ऑफ प्रिमिटिव। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल वाले हमारे क्या होते हैं, कॉलोनीज के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज कैन बी यूजफुल। अब देखो कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ओके, कुछ हमारे यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए पैथोजेनिक हो सकते हैं। पैथोजेनिक यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमें डिसीज कॉज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं नॉन पैथोजेनिक यानी कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जो हमारा कर्ड होता है, कर्ड के अंदर हमारा क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि लैक्टिक एसिड सिक्रीट करता है। अब वो कर्ड जब हम खाते हैं तो वो हमारे क्या करता है, हमारे जो बॉडी में हम कह सकते हैं इंटेस्टाइन में फौना होते हैं, फौना यानी कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि डाइजेशन में अच्छा रोल प्ले करते हैं और कुछ विटामिन बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। विटामिन B12 बनने के लिए भी हमें लैक्टिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन में कुछ हमारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि जर्म्स वगैरह हो गए। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगर मैं बात करूं वायरस की, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारा है वायरस। इसके बारे में अगर हम देखें, वायरस कैन इन्फेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन बैक्टीरिया। अगर हम वायरस को देखें तो ये एनिमल्स यानी हम ह्यूमंस और एनिमल्स को भी इफेक्ट कर सकता है, प्लांट्स को भी, प्लस बैक्टीरिया को भी ये इन्फेक्ट कर देता है। वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर प्लांट किंगडम। और अगर हम बात करें तो हमारे जो कुछ किंगडम क्लासिफाई किए गए हैं उसमें से हमारा वायरस को काउंट नहीं किया गया है, यानी कि हम वायरस को काउंट नहीं करते लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो अलग तरह का बिहेवियर शो करता है, ना ही वो एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका कोई हम कह सकते हैं अस्तित्व नहीं है। जब वो नॉन लिविंग थिंग्स पे प्रेजेंट होता है तो वो डेड की तरह सो बिहेव करता है, जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है तुरंत एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वायरसेस वर डिस्कवर्ड आफ्टर द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिस्कवर होने के बाद हमारे वायरस डिस्कवर्ड हुए, एज दे आर स्मॉलर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। कैन ओनली बी सीन बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्हें हम किससे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। Okay, in 1900 a Dutch scientist became the first to discover and investigate virus। यानी कि जो हमारा हम कह सकते हैं डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1900 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, वायरस के बारे में पता लगाया था। ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द टोबैको प्लांट्स। मतलब उन्होंने एक टोबैको प्लांट्स पे रिसर्च किया और देखा सफरिंग फ्रॉम द मोज़ेक डिसीज, यानी कि टोबैको प्लांट में कौन सी डिसीज हो गई थी, मोज़ेक डिसीज, जो कि क्या है, एक वायरल डिसीज है जो कि प्लांट में होती है। ओके, द वर्ड वायरस इज अ लेटिन मीनिंग पॉइजन। वायरस का अगर हम लेटिन में मीन्स देखें तो इसका मतलब होता है पॉइजन, यानी कि जहर की तरह वर्क करता है। इन 1940 मोर एक्सपेरिमेंट कुड बी कैरिड आउट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ 1940 में, तो उस टाइम पे और भी चीज़ें उसके बारे में डिटेल में स्टडी करी गई। अब अगर हम बात करें वायरस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फर्स्टली एग्जिस्ट इन टू डिस्टिंक्ट स्टेट, यानी कि दो स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, यानी दो तरीके से अपना बिहेवियर शो करता है। जैसा कि मैंने बोला, ए वायरस व्हेन एक्टिव एंड अ वायरियन व्हेन डोरमेंट और नॉट इन कांटेक्ट विद द होस्ट सेल। यानी कि एक बार तो ये वायरस की तरह एक्ट करेगा जब ये एक्टिव होता है, यानी कि जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो ये वायरस की तरह एक्ट करने लगेगा, लेकिन जैसे नॉन लिविंग थिंग्स पे जाएगा, होस्ट सेल से दूर होगा, ठीक है, उसके कांटेक्ट में नहीं रहेगा, तो उस केस में क्या होता है,
यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट सेल, जब ये होस्ट सेल के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता तो उस केस में वायरियन की तरह एक्ट करता है, यानी कि पाउडर फॉर्म में रहता है। ठीक है, कैन ऑल्सो रिमेन डोरमेंट विद इन एन ऑर्गेनिज्म, कई बार ऐसा होता है कि वायरस चुपचाप हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, कुछ टाइम के लिए शांत रहता है, तो उसे बोलते हैं हम डोरमेंट फेज। डोरमेंट फेज में शांति से रहता है और कुछ टाइम बाद वो एक्टिव हो जाते हैं, जो वायरस की तरह एक्ट करने लगते हैं बॉडी में। ओके, ए वायरॉइड क्या है? इज एन इनइफेक्टिव आरएनए पार्टिकल, यानी कि जब हम क्या करते हैं वायरस को इनएक्टिव कर देते हैं। इज एन इन्फेक्टिव आरएनए पार्टिकल, वायरॉइड मतलब यहाँ पे वायरियन नहीं है, हम बात करें वायरियन अलग चीज़ है। वायरियन यानी कि जब वो हमारा वायरस नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है, यानी पाउडर फॉर्म में। लेकिन वायरॉइड हमारा क्या होता है, जो वायरस का आरएनए होता है वो इन्फेक्टियस होता है। कोई भी सेल है वो एक्टिव क्यों है? आरएनए और डीएनए की वजह से। जब हम वायरस का आरएनए पार्टिकल भी अगर अलग करके, ठीक है, अलग करके हम हम कह सकते हैं कि किसी नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी में डाल देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो वायरस की तरह ही हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं वायरॉइड, यानी कि ये एक्टिव वायरस ये भी होता है। अगर हमने वायरस को कोई पार्ट भी हमारी बॉडी में डाला है तो वो भी कैसा एक्ट करेगा? एक वायरस की तरह ही हमें इन्फेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है आर नॉट रियली लिविंग। अगर हम बात करें तो ये रियल में लिविंग नहीं होते। दे डू नॉट रेस्पायर, ना ही ये ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ना खाना खाते हैं, ना ही एक्सक्रीट होता है, ना ही ग्रोथ होती है इनमें मूव, और ना ही ये खुद से मूव कर सकते हैं। बट फिर भी ये एक लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं, जैसे ये होस्ट सेल में जाते हैं। होस्ट सेल यानी कि जो इनका टारगेट होता है, इन्हें इन्फेक्ट करना होता है। ओके, वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट यानी कि ये ऐसे हमारे पैरासाइट होते हैं जिन्हें एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। अगर ये इन्हें एक होस्ट सेल ना मिले तो ये सरवाइव नहीं कर सकते। दे कैन ओनली सरवाइव इनसाइड द सेल, कैन ओनली रिप्रोड्यूस विद इन अ लिविंग सेल। अगर इन्हें रिप्रोडक्शन भी करना है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो उस केस में इन्हें लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। और व्हेन द वायरल न्यूक्लियाई एसिड्स यूज द होस्ट मटेरियल टू रेप्लिकेट, वही बोला गया है कि ये अपने हमारे ह्यूमन होस्ट सेल को क्या करता है? टारगेट करके ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी अपने आरएनए की कॉपी बनवाता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद द डिसीज, और ये डिसीज कॉज करता है। आफ्टर द वायरस लीव्स द होस्ट सेल इज डिस्ट्रॉयड। जैसे वायरस इन्फेक्ट करेगा होस्ट सेल में, अपनी कॉपी बनवाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम इसके बारे में देखें, ए वायरस इज ए सेलुलर। ए सेलुलर यानी कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता। इट इज नॉट अ सेल एज इट हैज नो न्यूक्लियस। ये हम इसे कंप्लीट सेल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसके पास ना न्यूक्लियस होता है, ना साइटोप्लाज्म होते हैं, ना ऑर्गेनल्स होते हैं इनके पास। ये केवल किससे बने होते हैं? एक जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए, डीएनए, दूसरी चीज होती है प्रोटीन, जो कि उस आरएनए और डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखती है। वायरस हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, जैसे कि मेंशन किया है कि ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए और आरएनए होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए, दो में से कोई एक ही होता है। डीएनए आरएनए इज नॉट कंटेन इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो हम जैसे कि हमारी बात करें, अगर ह्यूमंस की जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस के चारों साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वायरस के केस में ऐसा कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड और द कैप्सिड। जैसा कि इसमें बोला गया है कि जो इसमें हमारा वायरस का डीएनए होगा वो कैसा होगा? कोटेड होगा, किससे? कैप्सिड प्रोटीन से कोटेड होता है। इन सम वायरस कैप्सिड इज कवर्ड बाय एन एनवेलप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। कई बार ऐसा भी होता है कुछ वायरस में जो लेयर होती है वो प्रोटीन के बजाय लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ओके, वायरस कैन हैव डिफरेंट शेप, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके,